अभी आप टॉपिक लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर। आपको ये नहीं लिखना है वेरिएशन विद डाइल्यूशन, ये नहीं लिखना है, आपको सीधा सीधा ये लिखना है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, ये आप लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर आराम से, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज है ये, सिर्फ हेडिंग लेंथ ही है, जब आप पढ़ोगे तो आपको उतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला। ठीक, लिख लो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो लिख लिया आपने, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। तो देखो यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हमने इससे पहले कंडक्टेंस वाले पार्ट में ये चीजें ही डिस्कस की हैं। हमने कंडक्टेंस डिस्कस किया, हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या जिसको सिर्फ कंडक्टिविटी भी बोलते हैं वो भी डिस्कस किया, हमने मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस किया और हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिस्कस किया। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन करेंगे, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने का मतलब है उसमें हम पानी डालेंगे, तो उस टाइम इन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, वही है कि कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल चीज है। तो आप पहले एक पॉइंट अपनी नोटबुक के ऊपर ऐड कर लो कि इन जनरल, मतलब जनरली अगर हम देखें, इन जनरल पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या फर्क पड़ेगा, फिर हम उसका रीजन लिख लेंगे, रीजन समझेंगे तो बस आपका टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है। तो आप लिखो इन जनरल फॉर वीक एज वेल एज फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कॉमा डाल के लिखो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड मोलर कंडक्टिविटी। इतना लिख लिया। इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है, ये आपने लाइन अपनी नोटबुक के ऊपर ऐड करनी है कि जनरली अगर हम देखें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब है सिर्फ कंडक्टेंस जो लिखा है ना, इसी को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज कर रहे हैं यहां, तो उसकी कंडक्टेंस है तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, सिर्फ कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। तो मैंने यहां लिखा है कि इन जनरल, अगर हम जनरली बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो या फिर मोलर कंडक्टिविटी हो, सारी की सारी चीजें डाइल्यूशन करने पे बढ़ती हैं। ठीक है, डाइल्यूशन करने पे इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अभी एक पॉइंट और लिखो, फिर आपको मैं आगे समझाता हूं। मैंने यहां कॉमा, यहां फुल स्टॉप डाला, आप एंड करके लिखो, एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी of an electrolytic solution decreases with dilution। ठीक है, decreases with dilution। ठीक, देखो ये मैं बात किसकी कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए ये बात किसकी हो रही है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन अगर हम यहां बना लें, सपोज हमने यहां एक बर्तन रखा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, हमने बर्तन में पानी डाल दिया है यहां तक। उसके बाद हमने क्या किया है, यहां सपोज हमने वाटर डाला हुआ है, ठीक है, सपोज वाटर हमने 1 लीटर डाला है, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया है, इस बर्तन में कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है एसिड डालो, बेस डालो, चाहे साल्ट डालो, तीनों के तीनों ही आयंस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या डाला है, हमने यहाँ कुछ
इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सपोज हमने डाल दिया KCl, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जब हम पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये पूरे का पूरा बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बन गया। अब देखो यहां आपको पता है कि सॉल्वेंट यहां वाटर है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो वो क्या है, सल्यूट है। और होगा क्या, यहां इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयंस देगा, पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट आयंस देगा। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ये एक किस्म का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी बन जाएगा। यहां अगर हम वायर से चेक करेंगे तो यहां आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होगी, ठीक है। ये हमारा बन गया पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि पहले तो आप ये चीज समझो, देखो अगर ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, ठीक, तो आपको पता है इसमें कुछ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की पड़ी होगी, कुछ इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होगा, तो इसका मतलब हम इसकी कंडक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी, उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस पड़े हुए हैं, तो आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो मतलब हम इसकी कंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो कुछ कॉन्सेंट्रेशन डाली है उसकी, तो कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल की फॉर्म में मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट की फॉर्म में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वैसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है इसकी हम कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब हम ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एक बनाएंगे, जब हम इस सोल्यूशन की डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने का मतलब है जब हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जितनी डाली थी उतनी ही रहने देंगे, बस पानी को और ऐड करते जाएंगे, वाटर को और ऐड करते जाएंगे। आपको पता है जब वाटर को और ऐड करेंगे तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। किस प्रोसेस को बोलते हैं? जब हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को वैसा ही रखेंगे, वाटर को और डालते जाएंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूशन करेंगे तो वाटर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आस्ता आस्ता करके वाटर के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रोलाइट कम होता जाएगा। कम क्यों होगा? आप खुद सोचो, पहले हमने सपोज यहां 5 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाला है, 5 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो 1 लीटर पानी डाला था, पहले 1 लीटर पानी में 5 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? इसकी डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट उतना ही है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में अब वाटर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब पानी बहुत बढ़ रहा है तो ये क्या हो रही है? डाइल्यूशन। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब हम इसकी डाइल्यूशन कर रहे हैं तो इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले 5 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर पानी में था, अब 10 लीटर पानी कर दिया और 5 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो पानी बहुत ज्यादा है, पानी मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सोल्यूट बहुत कम में, तो कॉन्सेंट्रेशन भी इसकी कम होती जाती है, ठीक। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर को डाल के हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहां देखने क्या वाले हैं? हम ये देखने वाले हैं कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे उस टाइम इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या पड़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक। इतना सिंपल है। अब देखो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहां, क्योंकि देखो ये चीज आप आगे वाली हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से स्टडी करोगे। आपको बस यहां थोड़े थोड़े जनरल पॉइंट समझने, ठीक। तो पहला जनरल पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं मतलब किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में पानी को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जितना है उतना ही रहने देते हैं, उस टाइम होता क्या है? उस टाइम कंडक्टेंस तो बढ़ती है, कंडक्टेंस या जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलते हैं वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और क्या क्या इंक्रीज होता है? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ये 3 चीजें इंक्रीज होती हैं, ये याद रखना। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये तीनों चीजें इंक्रीज होती हैं। और एक ऐसी चीज है जो डिक्रीज होती है, वो है हमारा कप्पा, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये जो है ये डिक्रीज होती है, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज। जनरली आप ये याद रखोगे, ठीक है। ऊपर से बोलूं, अभी मैं रीजन समझाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी।
ऊपर ऊपर से बोलें तो आप ये बोलोगे कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की, मतलब उसमें पानी ऐड करते हैं, तो क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटती है। ये जनरली है, ठीक है, ये ऊपर ऊपर से। अब आप ये लाइन पढ़ो, देखो आपको समझ में आएगा। तो वही मैंने लिखा है यहां, देखो इन जनरल, मतलब अगर हम जनरली चेक करें, फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब चाहे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लें, चाहे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लें। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो पानी के अंदर थोड़े कम आयंस देता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो पानी के अंदर पूरे का पूरा ही डिसोसिएट हो जाता है, जितना वो होता है सारे के सारा जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहां मैंने लिखा है इन जनरल, मतलब जनरली चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो होता क्या है, देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट इन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है, समझ में आया आपको क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस हो गया, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, या फिर मोलर कंडक्टिविटी हो गया। ये तीनों की तीनों चीजें क्या करती हैं, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती हैं। तो वही मैंने आपको बताया, कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, तीनों के तीनों डाइल्यूट करने पे इंक्रीज होते हैं। ठीक है, वही लिखा है एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की, वो डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ। ये आपको याद रखना है। देखो यहां से समझ सकते हो, कंडक्टेंस इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और ये जो कंडक्टेंस होती क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सारा भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कि क्या होती हैं चीजें। अब हम देखते हैं कि ये जो काम हो रहा है, मतलब कुछ चीजें इंक्रीज हो रही हैं, कुछ चीजें डिक्रीज हो रही हैं, ये क्यों हो रहा है, इनके रीजन समझते हैं। तो आप यहां एक लिखोगे चीज, और वो चीज है क्या, वो चीज है कि इनके रीजंस क्या है। द रीजंस आर मतलब रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, रीजन क्या है, आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो कंडक्टेंस है किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की, वो किस वजह से होती है, कंडक्टेंस होती है आयंस की वजह से। ठीक, और आपको मैं एक चीज बताऊं, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, ये याद रख लेना। जब हम डाइल्यूट करते हैं ना, देखो जब हम क्या करते हैं, देखो डाइल्यूशन करने पे आयंस कैसे बढ़ते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो सपोज अगर हमारे पास ये एक डब्बा है और एक ये डब्बा है, ठीक है, इसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, जो ऐसे पड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है, सारे का सारा इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो जब हम इस डब्बे में पानी डालेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, पानी डालने का मतलब है इसको हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट करने पे देखो जब कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है तो ये पूरे का पूरा मिक्स है, ये आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, आयंस में ब्रेक नहीं हुआ। जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे ना वाटर के साथ, कुछ इलेक्ट्रोलाइट, देखो सपोज मैंने इतना पानी डाला, इतना तो इतने पानी के साथ यहां से कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से कुछ इलेक्ट्रोलाइट आयन में कन्वर्ट होकर इतना हो जाएगा। अब देखो और पानी डालूंगा और डाइल्यूट करूंगा तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट बचा है ये भी आयंस में कन्वर्ट होकर यहां तक आ जाएगा। तो अब आप यहां से समझ सकते हो, जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। ठीक, इतना सिंपल है, याद रख लो। ठीक है, सोच सकते हो एक बड़े डब्बे में, एक बाल्टी में अगर हम इतना सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, उसमें कोई आयंस नहीं होंगे। जब हम पानी डालना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़े से आयन वहां से निकलेंगे, और पानी डालेंगे और आयंस निकलेंगे, और डालेंगे और आयंस निकलेंगे, तो पानी डालते जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते जाएंगे। तो मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। अब ये सोचो, जो कंडक्टेंस होती है ये क्यों होती है, कंडक्टेंस होती है नंबर ऑफ आयंस की वजह से। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने अभी आपको बोला कंडक्टेंस जो होती है वो डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होती है, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। अब ये सोचो कंडक्टेंस होती क्यों है, कंडक्टेंस होती है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयंस। देखो ना, कोई भी चीज, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट कर रहा है, आयंस की वजह से। अब अगर यहां इसमें आयंस ज्यादा होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करेगा। तो अब आपको पता है डाइल्यूशन करने पे आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, बस यही रीजन है पहला। तो अब आप यहां लिखोगे रीजंस क्या है, उसमें पहला रीजन आप लिखो
कि पहले हम कंडक्टेंस को देखते हैं, क्योंकि हमने यहां लिखा है ना, इन लाइनों को अगर आप पढ़ोगे तो यहां लिखा है ना कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ, तो उसका रीजन लिख लो। तो पहले लिखो कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है, इज ड्यू टू आयंस इन द सोल्यूशन, इज ड्यू टू आयंस इन द सोल्यूशन, ठीक है। कंडक्टेंस जो होती है वो किस वजह से होती है? कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कंडक्टेंस होती है नंबर ऑफ आयंस की वजह से। अब आप ये सोचो अगर इसमें आयंस है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो आप बोलोगे कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? नंबर ऑफ आयंस की वजह से, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन इज ड्यू टू आयंस इन द सोल्यूशन, ये आयंस की वजह से होती है। अब कॉमा डाल के लिख लो, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ आयंस, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ आयंस, ग्रेटर इज द कंडक्टेंस, ग्रेटर इज द कंडक्टेंस, ठीक है। जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अब कॉमा डाल के आप फाइनल लिखो, एज ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस, आयंस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ये रीजन है पहला कंडक्टेंस के लिए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जब डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ती है। सिर्फ कंडक्टेंस का रीजन हमने यहां लिखा। कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? मैंने आपको बताया कंडक्टेंस होती है नंबर ऑफ आयंस की वजह से। कंडक्टेंस मतलब कितनी कंडक्टेंस है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये चीज होती है नंबर ऑफ आयंस की वजह से। और मैंने आपको ये भी बताया डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस होती है आयंस की वजह से, तो आयंस की वजह से कंडक्टेंस है, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, बस इतना रीजन है और कुछ नहीं। तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज ड्यू टू आयंस इन द सॉल्यूशन, मतलब जो कंडक्टेंस होती है किसी सॉल्यूशन की वो होती है आयंस इन द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन में आयंस है उनकी वजह से। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ आयंस, जितने आयंस ज्यादा होंगे ग्रेटर इज द कंडक्टेंस, उतनी ही कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ठीक। अब हमने यहां लिखा है एज ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, जब डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, ठीक है। इस वजह से कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है। तो यहां मैंने लिखा है कि कंडक्टेंस जो होती है डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होती है, इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये देखते हैं, देखो ये मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये भी डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होती है। इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, जिसको हम सिर्फ कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ये डिक्रीज क्यों होती है डाइल्यूशन करने पे, ठीक है। उसका रीजन समझते हैं। तो देखो रीजन बिल्कुल सिंपल है, रीजन बिल्कुल सिंपल है। मैं यहां लिख लेता हूं, आप भी लिख लो। दूसरी चीज लिखो कि the specific conductivity decreases with dilution, decreases with dilution। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है, यहां मैंने आपको बताया, यहां भी लिखा हुआ है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है, ठीक है, डिक्रीज करती है। बिकॉज, अब इसका रीजन समझते हैं, देखो बिकॉज वी नो दैट, देखो ये पढ़ाई है, एजुकेशन है, मैंने आपको बहुत बार बोला है ये एजुकेशन है, इसको समझने के लिए टाइम तो देना पड़ता है। आप ऐसा मत सोचना कि 1 मिनट की वीडियो में मैं पूरा समझा दूं, ठीक है। थोड़ी ये चीज आप दिमाग में रखना, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कुछ मत करो, इतना सोचो कि हमने पास तो होना ही है,
ठीक है, पास तो होना ही है, तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो आराम से। मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं आएगा। देखो कितना गलत बोल रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं आएगा, मतलब एग्जाम में सारे का सारा यहाँ से ही आएगा। ठीक है, कितना बेकार बोला मैंने। देखो एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे पढ़ाए हुए नोट्स से बाहर हो। तो अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए नोट्स से जो अच्छे से पढ़े, जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ अच्छे से किया, तो आपके एग्जाम में जो है पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये याद रखना और मेहनत करना। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी मेहनत करना। ठीक, करते हैं स्टार्ट। देखो द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन बिकॉज, आगे लिखो, वी नो दैट, बिकॉज वी नो दैट it is the conductance, it is the conductance, it is the conductance it is the conductance of, ऐसे लिख लो, 1 second, it is the conductance of ions present in यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहां मैं लिख सकता हूं पर ml या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये एंड यहां मैं लिख देता हूं एंड आयंस पर ml या फिर पर क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ठीक, क्या आप अपनी नोटबुक के ऊपर ऐड करो, फिर हम इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत आराम आराम से चलते हैं, सब समझ में आएगा। तो पहला तो आपको समझ में आ गया कंडक्टेंस। अभी हम समझते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है, जिसको हम कप्पा भी बोलते हैं, जिसको सिर्फ कंडक्टिविटी भी बोला जाता है, ये क्यों डिक्रीज होती है डाइल्यूशन करने से। ठीक है, तो चलो इसको समझाने के लिए मुझे यहां से थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। आप तब तक ये लिख लो यहां से, यहां हमें कुछ यूज नहीं करना है, यहां हमें सिर्फ डेफिनेशन यूज करनी है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आती है तो आप इसको आराम से समझ जाओगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन होती क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, सपोज अगर मैं बोलूं मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, ये वाला। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। अब देखो इसमें मैं यहां पानी ऐड कर रहा हूं, ये वाला। ठीक है, मैंने यहां तक वाटर ऐड कर दिया। ठीक, वाटर ऐड किया मैंने, सपोज ये कुछ हमारे पास इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। सपोज मैंने यहां इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ठीक है, सपोज मैंने कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई 5 ग्राम बोल दो, 10 ग्राम बोल दो, ना बोल दो, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब ये सोचो, जब मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। वो और आयंस कहाँ होंगे, वो आयंस इसके बीच में होंगे, पानी के बीच में आयंस होंगे ऐसे। तो आप ये समझ लो, ये जो ब्लू वाले हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आयंस हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक, ये सारे के सारे आयंस हैं ब्लू वाले। अगर आपको नहीं दिख रहा ना, आप जूम करके देख सकते हो। ठीक, अपनी स्क्रीन के ऊपर जूम करके देख सकते हो, ये ब्लू वाले सारे के सारे क्या है, आयंस हैं। अब देखो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कंडक्टिविटी की, या मैंने आपको पहले ही बताया कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। हमने बोला था ये जो कंडक्टिविटी होती है ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअल में होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन बोल दो, या ऑफ अ कंडक्टर बोल दो। अगर सोल्यूशन है तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा, कंडक्टर है तो कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर होगा। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा होता है। इज इक्वल टू कप्पा मतलब इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये होता है। तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 ml भी बोल सकते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml
1 ml सोल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा, ठीक है, इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। अब आप ये सोचो कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ये एक्चुअल में होती क्या है। ये पर एम एल सोल्यूशन की कंडक्टेंस होती है, ठीक। अगर सपोज मेरे पास ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो इसका पर एम एल कितना होगा, मतलब इसकी 1 एम एल वॉल्यूम कितनी होगी। मैं मान रहा हूं कि इसकी 1 एम एल वॉल्यूम, सपोज ये पूरे का पूरा 1 लीटर है, ये पूरे का पूरा 1 लीटर है, तो इसकी 1 लीटर वॉल्यूम कितनी होगी। सपोज यहां से यहां तक होगी, ये यहां से यहां तक, ये जो रेड वाली है ये इसकी 1 एम एल वॉल्यूम होगी, ठीक है, ये इसकी 1 एम एल वॉल्यूम है, ठीक। मैं मान रहा हूं कि ये जो है, ये जो वॉल्यूम है, ये जो जगह है इसको मैं बोल रहा हूं ये 1 एम एल है, ठीक। या फिर इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 एम एल, दोनों ही यूनिट्स वॉल्यूम के, ठीक। अब आप ये सोचो कि यहां ये जो 1 एम एल एरिया मैंने लिया ना, 1 एम एल एरिया, ये 1 एम एल एरिया लिया, इस 1 एम एल एरिया के अंदर जो आयंस है, ठीक है, 1 एम एल एरिया के अंदर जो आयंस है, इन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस है उसी को हम बोलते हैं कप्पा, ठीक है, समझ में आया। ये जो 1 एम एल एरिया है इसके अंदर जो आयंस है 1 एम एल एरिया के अंदर, बाकी नहीं देखना, सिर्फ 1 एम एल एरिया के अंदर जो आयंस है, इन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। यही होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए सोल्यूशन, मतलब किसी सोल्यूशन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पकड़ लो, उसके अंदर जो आयंस है उनकी वजह से जो कंडक्टेंस है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब आप मुझे ये बताओ, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो ये पर एम एल आयंस घटेंगे या बढ़ेंगे, ये बोलो। जब हम डाइल्यूशन करेंगे पर एम एल आयंस घटेंगे या बढ़ेंगे, ठीक है। पर एम एल का मतलब है जब हम डाइल्यूशन करेंगे ना तो पहले देखो सपोज यहां आयंस थे कितने, ऐसे समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आयंस थे, ये ब्लू वाले। ये 1 एम एल में, मतलब 1 एम एल वॉल्यूम में पहले आयंस थे कितने, 1 एम एल अगर हम लें, मतलब ये जो सोल्यूशन है इसका अगर हम 1 एम एल लें, इसमें पहले आयंस कितने थे, इसमें आयंस थे सपोज 11, ठीक है। तो हम बोलेंगे जब हमने डाइल्यूशन नहीं की, सोल्यूशन बनाया था उसकी डाइल्यूशन नहीं की थी, तो 1 एम एल वॉल्यूम में आयंस थे 11 आयंस थे, तो कंडक्टेंस कितने आयंस की वजह से हो रही थी, 1 एम एल में, 1 एम एल पार्ट में कंडक्टेंस हो रही थी 11 आयंस की वजह से, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पहले क्या था, ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी थी ये थी कितने आयंस से, 11 आयंस की वजह से, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे ये आयंस कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे, आप ये सोचो डाइल्यूशन कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, डाइल्यूशन करने पे हम सिर्फ पानी की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट को उतना ही रहने देंगे। अब आप ये देखो, जब हम पानी को बढ़ाएंगे ना यहां से, मतलब पानी को और ऐड करेंगे, ठीक है, पानी को हमने और ऐड कर दिया। अब आप खुद सोचो जब हम पानी को ऐड करेंगे और, तो ये जो पहले आयंस इधर थे ना पानी में, ये सारे आयंस क्या करेंगे, ये सारे आयंस यहां से इस पानी में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले आयंस इतने पानी में थे, अब हमने पानी और ऐड किया, यहां से कुछ आयंस ऊपर वाले पानी की तरफ जाने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसा होगा कि पर एम एल जो एरिया है, पर एम एल मतलब ये जो छोटा एम एल वाला एरिया 1 मिलीलीटर, इसमें से भी कुछ आयंस निकल के यहां चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमने पानी ऐड किया। सपोज यहां देखो, यहां से भी आयंस निकल गए क्योंकि पानी को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रोलाइट उतना ही है, इलेक्ट्रोलाइट जितना था उतना ही है, हमने पानी को इंक्रीज कर दिया, पानी ऊपर तक चला गया, देखो यहां से और ऊपर कर लो पानी, ये सारा पानी हो गया। तो पहले थोड़े से पानी में ज्यादा आयंस थे, अब क्या हो जाएगा, अब ये आयंस पूरे पानी में फैल जाएंगे। पूरे पानी में फैलने की वजह से ये जो एम एल, ये जो पर एम एल में, मतलब एक स्मॉल यूनिट में, एक स्मॉल एम एल वॉल्यूम में जितने आयंस थे वो भी यहां से निकल के ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यहां से कुछ आयंस निकल के ऊपर की तरफ चले जाएंगे। आई समझ आपको, होगा ऐसा। देखो ना, जब हम क्या करेंगे, जब हमने थोड़ा सा पानी रखा था, उसके अंदर तो आयंस थे, बहुत सारे आयंस थे, ठीक है, बहुत सारे आयंस थे। जब हमने पानी और डाला, मतलब डाइल्यूशन की, तो यहां से आयंस निकल के पानी में जाएंगे ना, पूरे पानी में फैल जाएंगे आयंस, ठीक है। तो आप ऐसा सोचोगे कि यहां जो एम एल में, ये जो पर एम एल एरिया था जिसमें जो पहले 11 आयंस थे, यहां से भी कुछ आयंस निकल के ऊपर पानी में जाके फैल जाएंगे। सपोज ये रेड वाले यहां से निकल के फैल गए। अब आप मुझे ये बताओ
क्या डाइल्यूशन करने पे पर एम एल एरिया में आयंस कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं? देखो, डाइल्यूशन करने पे पर एम एल एरिया में पहले कितने थे? 11 आयंस। जब डाइल्यूशन की तो पर एम एल एरिया में 11 आयंस से भी निकल के कुछ ऊपर की तरफ आ गए, उस पर एम एल एरिया में नंबर ऑफ आयंस जो है डिक्रीज हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस घट गए। ठीक है, एक स्मॉल यूनिट एरिया में आयंस घट जाएंगे, क्योंकि पहले इतने एरिया में आयंस ज्यादा थे। अब जब डाइल्यूशन की तो ये जो आयंस है ये ऊपर जो पानी हमने डाला उसमें भी तो जाके फैलेंगे ना, तो एक छोटे एरिया में से आयन घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक, तो आयंस इसके कम हो जाएंगे। आप बोलोगे पहले अगर 11 आयंस थे, अब सपोज आयंस घट के कितने हो गए? 5 आयंस होंगे। ठीक है, आई समझ आपको? अब आप मुझे बताओ कि अगर ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की कप्पा होती है, कप्पा ये होती है पर एम एल आयंस की वजह से, मतलब पर एम एल में जितने आयंस है उसकी वजह से होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगर पर एम एल वॉल्यूम में अगर आयंस ज्यादा है तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर पर एम एल वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस घट गए तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब हमने ये देखा कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, देखो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो एक यूनिट वॉल्यूम में, पर एम एल वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि यहां से आयन निकल के जो ऊपर पानी डाला उसमें चले गए। तो आप खुद सोचो, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए तो कप्पा भी तो डिक्रीज हो जाएगा, कप्पा भी तो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी तो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? पर एम एल में जो आयंस है उस वजह से। तो डाइल्यूशन करने पे पर एम एल वॉल्यूम में जितने आयंस थे वो डिक्रीज हो गए, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? पर एम एल में जो आयंस है उस वजह से। तो ये रीजन है कि डाइल्यूशन करने पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। सिंपल। अब देखो इसको पढ़ो, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट देखो, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती क्या है। देखो, वी नो दैट इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये कंडक्टेंस होती है उन आयंस की वजह से जो पर एम एल में प्रेजेंट होते हैं या फिर पर क्यूबिक सेंटीमीटर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब 1 ml पार्ट में या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो यहां मैंने क्या लिखा है एक बार फिर पढ़ो। हमने लिखा है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। क्यों? क्योंकि वी नो दैट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। हमें पता है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? उन आयंस की वजह से कंडक्टेंस होती है जो यूनिट वॉल्यूम में आयंस होते हैं उनकी वजह से। ठीक, एंड आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। और हमें यह पता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं पर एम एल आयंस क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं डाइल्यूशन के साथ। तो जब पर एम एल आयन डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? जब पर एम एल मतलब एक यूनिट, एक 1 ml वॉल्यूम के आयंस डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करेंगे, ये लिखा है देखो, एंड आयंस पर एम एल डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, मतलब 1 ml के आयंस जो है वो डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज करते हैं। हेंस लिख सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, आल्सो डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे आपको समझ में आएगा। इस वजह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि हमें क्या पता है? हमें पता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है डाइल्यूशन से। हमें पता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती क्या है कि एक सोल्यूशन के 1 ml में 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में जितने आयंस हैं उसकी वजह से होती है कप्पा, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक, तो हमें यह पता है जब डाइल्यूशन करते हैं तो पर एम एल आयन जो है वो घट जाते हैं, क्योंकि पानी डालेंगे तो यहां जो पहले इस एमएल में आयन थे वो आयन ऊपर पानी में चले जाएंगे, क्योंकि हमने आयंस तो इंक्रीज किए नहीं, हमने इंक्रीज सिर्फ पानी किया, तो पानी में चले जाएंगे आयन, तो पर एम एल आयंस डिक्रीज हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आयंस की वजह से होती है, पर एम एल आयंस की वजह से होती है। तो अगर आयंस घट जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि डाइल्यूशन के साथ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की वो डिक्रीज कर जाती है। देखो यहां लिखा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आई एक बार लिखना, पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आई मेरे से पूछ लेना।
ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही लिखा है कि पर ml जो आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, डाइल्यूशन करने पे पर ml आयन डिक्रीज हो जाते हैं, तो आयन डिक्रीज तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज। ठीक, दो चीजें आपको समझ में आ गई। क्या चीज समझ में आई? पहली चीज समझ में आई कि कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी बोलो, जी से। ये बढ़ती है डाइल्यूशन करने पे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा डाइल्यूशन करने पे क्या होती है, डिक्रीज। ठीक, अब हमारे पास क्या रह गया, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इनके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमें पता है, ये दोनों ही डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होती हैं। क्यों इंक्रीज होती हैं वो हम अब समझने वाले हैं। ठीक, वो समझने के लिए हमें यहां से ये साफ करना पड़ेगा, तो एक बार साफ कर लेते हैं, फिर समझते हैं इनके रीजंस। तो अभी हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर डाइल्यूशन पे जो इफेक्ट पड़ता है वो क्यों पड़ता है। तो आप एक काम करोगे, सीधा सीधा एक पॉइंट लिख लोगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, इंक्रीज इन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, इंक्रीज इन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इंक्रीज इन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन is due to the fact that, due to the fact that, ठीक है, is due to the fact that these are products of specific conductivity, that these are products of specific conductivity। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले अभी बताया लेक्चर के अंदर कि जब हमने, देखो, जब हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी, मैंने आपको बोला था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ही प्रोडक्ट्स हैं, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को एक वॉल्यूम के साथ मल्टीपल करके ये आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि ये जो है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किसके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के प्रोडक्ट्स हैं। और इनके फार्मूलाज क्या होते हैं, इनके फार्मूलाज होते हैं लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, यही होता है, और लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, दोनों ही ऐसा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेमडा ई क्यू क्या होता है, लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ये होता है। और मैंने आपको बताया था कि लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये होता है। तो मैंने आपको अभी बोला था ये 1000 अपॉन एन जो है, 1000 अपॉन एम, ये दोनों ही क्या है, वॉल्यूम। तो इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, लिख सकते हैं। ये भी वही है, ये भी कप्पा इंटू वॉल्यूम है। ये मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही किसके प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही कुछ नहीं है, दोनों ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन की है, बस कंसंट्रेशन अलग अलग टर्म्स में। ठीक, तो बस इतना आपको समझ में आता है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम दोनों को कि ये दोनों ही कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी लिख सकते हैं। आपको भी समझाया, सिंपल है। अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो अभी रीजन हमने समझा नहीं है, हमने बस इतना लिखा है कि ये इस वजह से है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं किसके, दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं कप्पा के, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के। ठीक है, कप्पा को हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो देखो, साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है, प्रूव ये किया है, वो आप लिखो पहले, फिर आपको समझ में आएगा। प्रूव ये किया है कि इट हैज बीन फाउंड दैट, इट हैज बीन फाउंड दैट, इट हैज बीन फाउंड दैट, मतलब ये पाया गया है, क्या पाया गया है, दैट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम is more than decrement in K value, is more than decrement, DECREMENT, decrement in kappa value, kappa value। ठीक है, kappa value।
आगे लिखोगे कॉमा डाल के, हेंस द वैल्यूज ऑफ लिम्डा ई क्यू एंड लिम्डा एम increases with dilution, ठीक। अब देखो मैं आपको समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। आपको ये पता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है जिसमें हमने ये ब्लैक वाला पानी रखा है, ये हमारा वाटर है, ठीक है, और हमने क्या किया है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ये ब्लू वाला। तो पहली चीज मैं आपसे पूछूं, बताओ अगर मैं इसमें पानी डालूंगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या चीज डिक्रीज होगी, बोलो। अभी हमने पढ़ा जब हम पानी डालते हैं तो कप्पा को क्या होता है, कप्पा डिक्रीज होता है। कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है कि पर एमएल आयंस कम हो जाते हैं। तो आप बोलोगे जब हम पानी डालते हैं इसमें वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होती है। और एक और चीज इंक्रीज हो रही है यहां, बोलो क्या, पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ रही है, नहीं। देखो ना, जब पानी डालेंगे तो पानी ज्यादा होगा ना इस बर्तन के अंदर, तो वॉल्यूम बढ़ेगी। अब देखो साइंटिस्ट ने ये पाया है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम डाइल्यूशन करते हैं उस टाइम ये जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है, मतलब ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू है, ये डिक्रीज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है। लेकिन होता क्या है, ये बहुत कम डिक्रीज होती है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक। तो अब देखो अगर ये बहुत कम डिक्रीज होगी और वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहां देखो, उससे फर्क ये पड़ेगा कि लिम्डा ई क्यू और लिम्डा एम दोनों ही डाइल्यूशन के साथ बढ़ जाएंगी। ये फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इस इक्वेशन से देखो हमने यहां लिखा है इंक्रीज इन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये इस वजह से होता है क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही किसके प्रोडक्ट से, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दोनों ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से निकले, ये इस इक्वेशन के हिसाब से। अब देखो जब हम इसमें पानी डालते हैं तो होता क्या है, ये कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होती है लेकिन ये वॉल्यूम इंक्रीज होती है। ऐसा ही होता है, वॉल्यूम इंक्रीज तो होगी ना, जब पानी डालेंगे तो सोल्यूशन की वॉल्यूम तो बढ़ेगी। इसी तरह यहां भी होगा, कप्पा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब होता क्या है, ये कप्पा कम डिक्रीज होता है और ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक। अब आप ये सोचो अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो सपोज मैं आपको ये बताता हूं, देखो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं यहां कप्पा इनटू वॉल्यूम, ठीक। होता क्या है, सपोज पहले इस कप्पा की वैल्यू थी 10, ठीक है, और वॉल्यूम की वैल्यू भी थी कितनी, 10 पहले, ठीक। जब हमने डाइल्यूशन की तो कप्पा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सपोज देखो आपको पता है ना, कप्पा की वैल्यू डाइल्यूशन करने पे क्या होती है, डिक्रीज। तो मैं बोल रहा हूं कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होती है और वॉल्यूम डाइल्यूशन करने पे क्या होती है, बढ़ती है। वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ती है। और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा कि जब हम ऐसा काम करते तो ये कप्पा की वैल्यू कम डिक्रीज होती है और वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो हम उसको अगर यहां अप्लाई करें तो मैं बोलूं कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो गई, सपोज 9 हो गई या 8 हो गई, ठीक है। देखो कप्पा की वैल्यू, अच्छा पहले एक ऐसी चीज समझो, देखो पहले जब दोनों की वैल्यू 10 थी, कप्पा की वैल्यू और इस वॉल्यूम की वैल्यू 10 थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दोनों मल्टीप्लीकेशन में 10 × 10 कितना आएगा, यहां 100, पहले इतना आएगा। अब देखो जब हम डाइल्यूशन करेंगे कप्पा की वैल्यू थोड़ी सी घटेगी, मतलब ये घट के हो गई 8, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मतलब मैं बोलूं ये 10 से हो गई 30, ये इंक्रीज हो गई, ये ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब आप ये देखो ओवरऑल इफेक्ट जो है, ओवरऑल इफेक्ट कैसा पड़ेगा, देखो ना, जब आपको समझ में आ रहा है, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो हमने देखा, साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया, कप्पा की वैल्यू कम डिक्रीज होती है, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होती है। उसी को हम यहां रख रहे हैं। सपोज पहले हमारे पास कप्पा की वैल्यू भी 10 थी, वॉल्यूम भी 10 थी, उस टाइम ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी दोनों को ही लेके आप समझ सकते हो, ये उस टाइम 100 थी, क्योंकि 10 × 10 करेंगे 100 आएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ठीक। अब जब हमने डाइल्यूशन की, कप्पा की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हुई, सपोज 8 हो गई, और वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो गई, मतलब 30 हो गई। अब आप चेक करो, मतलब वॉल्यूम अब हो गई 30।
अब आप इसको चेक करो कि लेमडा ई क्यू की वैल्यू कितनी बन गई। देखो 8 इंटू 3 करेंगे ना, यहां से आएगा 240, ठीक 240। अब आप मुझे ये बताओ, जब हमने डाइल्यूशन की तो ये काम हुआ, डाइल्यूशन की तो ये काम हुआ, क्या काम हुआ, कप्पा की वैल्यू थोड़ी सी घटी, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गई। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला कि जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को यहां से निकालेंगे मल्टीपल करके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पहले 100 थी, अब 240 हो गई, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ गई। इसी तरह मोलर कंडक्टिविटी भी है, तो वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही रीजन होता है कि अगर हम डाइल्यूशन करें तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों, एक बार फिर सुन लो, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि डाइल्यूशन करने पे कप्पा की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज होती है, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वॉल्यूम ये पार्ट ज्यादा बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा घट रहा है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि फाइनली ये वाली जो टर्म्स होती हैं ये भी बढ़ जाती है। जो जैसे मैंने आपको यहां करके बताया, आप एक बार समझ लेना, नहीं समझ में आया टेलीग्राम बना हुआ है, आपको वहां मैसेज करना है बस। देखो यहां मैं समझा देता हूं आपको, इट हैज बीन फाउंड दैट, मतलब ये पाया गया कि इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज मोर देन डिक्रीमेंट इन कप्पा वैल्यू। मतलब डाइल्यूशन करने से कप्पा वैल्यू में डिक्रीमेंट होती है, लेकिन साथ में इंक्रीमेंट जो है वॉल्यूम में होती है वो ज्यादा होती है। मतलब वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाती है, कप्पा में डिक्रीमेंट कम होती है। हेंस द वैल्यू ऑफ लेमडा ई क्यू एंड लेमडा एम इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। इस वजह से ओवरऑल रिजल्ट में ये देखा जाता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये ज्यादा बढ़ जाएगी, ये थोड़ी सी कम होगी, फाइनल रिजल्ट में ये वाली चीज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक, पहले 100 थी, अब 240 हो गई, बढ़ गई। ठीक, तो ये होता है हमारा सिस्टम। तो आपको एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन वाई, मतलब बताओ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि कंडक्टेंस डाइल्यूशन से इंक्रीज हो रही है, लेमडा ई क्यू डाइल्यूशन से इंक्रीज हो रही है, लेमडा एम डाइल्यूशन से इंक्रीज हो रही है और कप्पा डाइल्यूशन से डिक्रीज हो रही है। यहां से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको रीजन समझ में आ गए सारे के सारे। कंडक्टेंस क्यों होती है इंक्रीज, क्योंकि डाइल्यूशन से आयंस बढ़ते हैं, कंडक्टेंस आयंस पे डिपेंड करती है, ये बढ़ जाती है। ठीक है, कप्पा क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि पर एमएल आयंस घट जाते हैं तो कप्पा घट जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घट जाती है। लेमडा ई क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं इसके, जब डाइल्यूशन करते हैं ये कम घटता है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाती है, तो फाइनल रिजल्ट में हमें ये चीज बड़ी हुई मिलती है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं साफ। दो टॉपिक्स नहीं, मतलब ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हम देखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को और वीक इलेक्ट्रोलाइट को। के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है डाइल्यूशन से, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उनकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे सिलेबस में वो हम अभी देखने वाले। तो एक बार आप इसको साफ कर लो, और अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक लाइक कर लो। ठीक है, एक लाइक तो फिर बनता ही है। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, मैं आपको यहां खड़ा होकर पढ़ा सकूं। ठीक है, तो लेक्चर थोड़े से लेंथी है, क्योंकि सारे के सारे नोट्स बनवा रहा हूं, बीच में सब कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूं, इतना क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम तो फिर लगेगा ही। तो आप आस्ता आस्ता करके देखो, अभी बहुत टाइम है, अभी 6 महीने आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कर दें साफ, फिर आगे चलते हैं। तो अभी आप एक टॉपिक लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर। आज का लास्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं टॉपिक, ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो वही वेरिएशन वाला है, तो आपको टॉपिक लिखना है ये वाला, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ठीक है विद डाइल्यूशन। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, विद कॉन्सेंट्रेशन। देखो डाइल्यूशन करने पे कॉन्सेंट्रेशन घटती है ना, तो आप कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या वेरिएशन होगी मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, विद कॉन्सेंट्रेशन, आगे ब्रैकेट में लिखो फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये लिख लो, ये टॉपिक है आपका। मैंने यहां लिखा है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, या फिर विद डाइल्यूशन भी लिख सकते हो,
मतलब डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। या फिर कॉन्सेंट्रेशन को घटाने या बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा इस हेडिंग का मतलब कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन का मतलब आपको पता है ना, चेंज, मतलब कैसे चेंज होती है, ठीक है। आपको मैंने पहले वेरिएशन का मतलब नहीं बताया, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वेरिएशन का मतलब है चेंज। मतलब जैसे डाइल्यूशन, मैंने बोला वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, तो मतलब डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस में क्या चेंज आती है, वेरिएशन का मतलब हो गया चेंज, ठीक। तो देखो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन या फिर डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपने लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे, देखो हमने यहां लिखा है कि हम यहां ये चीज देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो वो जो हेडिंग है उसका नाम होता है कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लिख लो, इसके नीचे लिख लो कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस बिहेवियर होता है वो हम यहां देखने वाले, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लें उसका क्या कंडक्टेंस बिहेवियर होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हम चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इसकी मोलर कंडक्टिविटी को, ठीक। ले रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हम चेक करेंगे इसकी मोलर कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। कंसंट्रेशन को घटाएंगे बढ़ाएंगे और चेक करेंगे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को, ठीक है। तो आपको पहले एक पॉइंट ऐड करना है, और वो पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लिखोगे मोलर कंडक्टिविटी, लिखो द मोलर कंडक्टिविटी of a strong electrolyte molar conductivity of a strong electrolyte is found to vary with concentration, ठीक है, with concentration, ठीक है, with concentration according to an equation called, इक्वेशन के थ्रू वेरी करती है। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम, इस इक्वेशन को बोलते हैं डिबाई-हक्कर HUCKEL हक्कल ओनसेगर इक्वेशन, ठीक। आपको यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है कि आपने डाइल्यूशन क्यों नहीं लिखा, कंसंट्रेशन क्यों लिखा। मैंने यहां ये लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू वेरी विद कंसंट्रेशन। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को घटाएं या बढ़ाएं, इसका मतलब वही हो गया, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब हो गया डाइल्यूशन करना, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब हो गया कंसंट्रेट करना, ठीक है। मतलब वही है, कंसंट्रेशन को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे वो भी डाइल्यूशन ही हो गया, कंसंट्रेशन घटाएंगे डाइल्यूशन, ठीक है। मैंने लिखा है मोलर कंडक्टिविटी, ऊपर मैंने क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बिहेवियर हम यहां चेक करेंगे, ठीक है, कि कंडक्टेंस जो है मोलर कंडक्टिविटी, एक्चुअल में हम क्या चेक करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। मतलब हम मोलर कंडक्टिविटी चेक करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। हम यहां ये चेक करेंगे कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो उस टाइम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चेक करने वाले, ठीक। तो आप यहां ये जो मैंने लिखा है इसको समझो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू वेरी विद कंसंट्रेशन। मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो कैसे वेरी करती है कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। उसको पाया गया, उसको एक इक्वेशन के साथ हम लिख सकते हैं, उसको एक इक्वेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू एन इक्वेशन। उस इक्वेशन को बोलते हैं डिबाई-हक्कल-ओनसेगर इक्वेशन, ठीक है। ये एक इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं डिबाई-हक्कल-ओनसेगर इक्वेशन। और ये इक्वेशन होती क्या है वो समझो पहले। ये इक्वेशन होती है ये वाली। इस इक्वेशन को लिखने के दो तरीके, एक तरीका ये है कि लेमडा एम, क्योंकि ये हम मोलर कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं ना, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये इक्वेशन है। एक ऐसा लिखा जा सकता है लेमडा एम सी इज इक्वल टू,
देखो लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, इसका ये मतलब है इज इक्वल टू होता है लेमडा एम एट कॉन्सेंट्रेशन, ये जीरो का मतलब है जब कॉन्सेंट्रेशन को बहुत कम कर दें, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दें, इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट के ऊपर जब हम कॉन्सेंट्रेशन को रखते हैं तब हम लिखते हैं लेमडा एम नॉट, ठीक है, माइनस एक रूट सी, ये होती है एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिबाय-हक्केल-ओनसेगर इक्वेशन। किसी बुक में ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, किसी बुक में ये सी नहीं लिखा हुआ, ठीक, किसी बुक में यहाँ सी लिखा है, इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब जितना पानी पड़ रहा है उससे ज्यादा पानी, बहुत पानी डाल दें, बहुत डाइल्यूट कर दें कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो को अप्रोच करे, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाए, ठीक है, बहुत पानी कर दें, उस टाइम इस चीज को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये ए कोई कांस्टेंट है, ये सी कोई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, सी कॉन्सेंट्रेशन है, रूट सी, ये इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं डिबाय-हक्केल-ओनसेगर इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का बिहेवियर, मतलब डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम चेक करेंगे इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक। इतना आप लिख लो कि ये जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को आप इंटरनेट पे ना ही सर्च करना तो अच्छा है, ना सर्च करोगे तो अच्छा है, ठीक, क्योंकि ये हायर क्लासेस की इक्वेशन है, इसकी बहुत उल्टी सीधी चीजें आपको वहां दिखेंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 12th बेस पे आप सिर्फ इतना ही रखो, ठीक, कि इससे ज्यादा ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो अब देखो हम करेंगे क्या, हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको अगर मैं यहां सी को हटा दूं तब भी ठीक है, तो आप हटा दो तब भी ठीक है, हटा दिया मैंने, तो ये मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल माइनस ए इंटू रूट सी, ये होती है हमारी इक्वेशन। अब देखो हम क्या करते हैं, हम यहां एक ग्राफ ड्रा करेंगे, आपको एज इट इज जैसा मैं करा रहा हूं वैसा करना है, बाकी ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये इतनी चीजें नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर थोड़ा दिया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो देखो हम क्या करते हैं, यहां से एक ग्राफ ड्रा करते हैं, और वो ग्राफ कैसा होता है, वो ग्राफ होता है किस किस के बीच में होता है ग्राफ, ऐसे, ठीक, वो ग्राफ होता है इसके बीच में और इस रूट सी के बीच में, मैं यहां लिख रहा हूं लेमडा एम, यहां लिख रहा हूं रूट सी, ठीक। ये चीज, ये एक्सिस हमारी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेमडा एम हमारा मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, आपको समझाने के लिए ग्राफ के ऊपर वैल्यूज लिख देता हूं, ठीक है, वैल्यूज लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहां लिख देता हूं कंसंट्रेशन को ऐसे करके, वैल्यूज होती हैं ग्राफ पे, आपको पता ही है, ये मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक। तो वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 20 के डिफरेंस पे लिखते हैं, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 ऐसे लिख देते हैं। और इस तरफ हम कंसंट्रेशन को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक, ठीक है, ऐसे हम कर रहे हैं, ठीक। ये हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे इसके बीच में और इस रूट सी के बीच में, ठीक है। अब देखो आपको ये तो पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये तो पता है, हम ये पढ़ रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो होती है उसके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप यहां एक पॉइंट लिखो कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहां ले रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहां कौन सा ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं KCl। आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, जैसे NaCl हो गया, जैसे KCl हो गया, जैसे HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो वाटर में पूरे के पूरे ही डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब अगर NaCl को पानी में डालेंगे पूरे का पूरा Na+ और Cl- में ही कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पानी के अंदर NaCl नहीं दिखेगा, सारे के सारे आयंस दिखेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरे के पूरे ही डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता, जैसे KCl है पूरे का पूरा K+ + Cl- में
डिसोसिएट हो जाता है, जो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं होते उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं KCl की, क्योंकि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, तो यहां मैं लिख रहा हूं कि KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कॉमा डाल के लिख लूं, फॉर KCl द कर्व बिटवीन lambda m and root c is obtained as in figure। ठीक, तो जब देखो ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करके आया था, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम KCl को यूज करेंगे, यहां KCl के बारे में चेक करेंगे, तो मैंने लिखा है KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब इस KCl के लिए मैं ये ग्राफ ड्रा करूंगा, कौन सा, लेमडा m इंटू रूट सी वाला ग्राफ मैं यहां ड्रा करूंगा KCl के लिए। तो यहां लिखा है लेमडा m वर्सेस रूट सी ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो वो इस फिगर में दिखाया हुआ है। और वो ग्राफ आता कैसा है, वो ग्राफ आता है कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है। ठीक, थोड़ा सा और सीधा कर दें इसको। जब KCl के लिए चेक किया तो ग्राफ आया कुछ ऐसा। ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ आया। ठीक, हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट यहां लगा दो, एक पॉइंट यहां लगा दो, पॉइंट यहां लगा दो। ठीक है, यहां लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, और आगे कर लो, इधर लगा दो। ठीक, ये कर्व आई किसके लिए, फॉर KCl। ठीक, तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं हम, बोलो जल्दी। हम ये पढ़ रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जब हम कंसंट्रेशन को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तभी लिखा है कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इस ग्राफ के थ्रू बस यही देख रहे हैं, ये रूट सी कंसंट्रेशन है जिसको हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, ये मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक, तो जब KCl को लिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्राफ आया ऐसा। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये हम समझते हैं। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखो आपको पता है ये जो कॉन्सेंट्रेशन यहां लिखा हुआ है ना, कॉन्सेंट्रेशन ये इस तरफ इंक्रीज हो रही है और मोलर कंडक्टिविटी इस तरफ इंक्रीज हो रही है। आपको दिख रहा है 0.1 0.2 0.3 इस तरफ इंक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इस तरफ इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब आपसे अगर मैं बोलूं डाइल्यूशन करो, डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो डाइल्यूशन अगर हम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां जाएगी, यहां से यहां, यहां से यहां। देखो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किधर हो रही है, इधर से इधर डिक्रीज हो रही है, यहां से यहां इंक्रीज हो रही है। देखो आप खुद सोचो, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इधर इंक्रीज, इस तरफ डिक्रीज हो रही है। इसी तरह मोलर कंडक्टिविटी इधर इंक्रीज, इस तरफ डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब आप ये सोचो कि अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, डाइल्यूशन करें, डाइल्यूशन करने का मतलब है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करें। हमने KCl लिया है, KCl के लिए ये ग्राफ है, तो KCl की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम कम करें तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन को कम करने का मतलब है डाइल्यूशन करना। आपको समझ में आता है। देखो सपोज अगर हमने यहां सोल्यूशन में 5 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लिया है, 5 ग्राम KCl लिया है 1 लीटर पानी में, डाइल्यूशन करेंगे तो पानी 10 लीटर हो जाएगा, KCl वही 5 ग्राम रहेगा। तो जैसे 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 पानी डाल रहे हैं तो मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब KCl उतना ही पानी बढ़ रहा है, मतलब उस पूरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो आपको ये याद रखना है डाइल्यूशन करने पे एक्चुअल में होता क्या है, कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक, तो आपको एक पॉइंट लिखना है यहां, वो पहले लिख लो फिर उसके बाद हम समझते हैं। मैं यहां लिख देता हूं कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, for a strong electrolyte there is
ओनली स्मॉल डिक्रीज, देयर इज ओनली, डिक्रीज नहीं है ये, थोड़ा सा, देयर इज ओनली स्मॉल इंक्रीज, देयर इज ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस, इन मोलर कंडक्टिविटी लिख लो, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन, ठीक। तो अगर मैंने यहां लिखा है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें, उसके लिए डाइल्यूशन करने पे, देखो यूजुअली हमने ये पढ़ा, जनरली हमने ये पढ़ा कि डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब हम स्पेसिफिक केस स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने जनरली देखा था कि जनरली डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो अब हम यहाँ मोलर कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं, यूजुअली मतलब जनरल स्पेसिफिकली मोलर कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। यहां मैंने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देयर इज ओनली स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होती है मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होती है मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जनरली हमने क्या पढ़ा कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन करने पे। तो जब हम स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो यहां होता क्या है, यहां हमें इस इक्वेशन के थ्रू, डिबाय-हक्केल-अनसेगर इक्वेशन के थ्रू ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है। उसको हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं क्योंकि ये ग्राफ हमारे पास आया, ठीक है। देखो इस ग्राफ को कैसे समझेंगे, देखो जब हमारी, देखो यहां आपको अगर ग्राफ आता है तो आपको समझ में आएगा। जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, देखो 0.9 के आसपास, उस टाइम हमारी मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी, कुछ इतनी थी, यहां तक थी, ठीक। अब देखो जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन यहां से कम हो गई, देखो डाइल्यूशन करने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कम करना। देखो जब कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी तो मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी, इतनी। जब कॉन्सेंट्रेशन यहां पहुंच गई तो मोलर कंडक्टिविटी यहां से थोड़ी सी ऊपर हो गई, देखो यहां पहुंच गई। जब कॉन्सेंट्रेशन यहां पहुंच गई तो मोलर कंडक्टिविटी देखो थोड़ी सी ऊपर हुई। जब कॉन्सेंट्रेशन यहां पहुंच गई तो मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी और ऊपर हो गई। जब कॉन्सेंट्रेशन यहां पहुंच गई मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी ऊपर हो गई। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन को हम कितना कम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन यहां से 0.9 से कम करके हमने 0.2 पे लेके चले आए। कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम हो गई, मतलब बहुत डाइल्यूशन कर ली, कॉन्सेंट्रेशन को यहां से उठाया, यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी कितनी बड़ी, यहां से लेके यहां तक बढ़ी, सिर्फ यहां तक बढ़ी, थोड़ी सी इंक्रीज हुई। मतलब पहले 120 के आसपास थी, अब कहीं 130 के आसपास है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को हमने बहुत बहुत कम कर दिया। आपको समझ में आया ग्राफ? ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, सीधी लाइन क्यों आई? ये सीधी लाइन यही शो कर रही है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जाएं, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ रही है, ठीक है। ये ग्राफ ये शो कर रहा है। तो यही मैंने यहां लिखा भी है। एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। अगर आपको ग्राफ समझ में आता है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। देखो ये, ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर समझाता हूं कि ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि अगर हमारी जब कंसंट्रेशन 0.9 है, मतलब ये वाली कंसंट्रेशन इतनी है, उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की? इतनी यहां थी 125 के आसपास। जब कंसंट्रेशन को कम कर दिया 0.2 के आसपास लेके आए, ये 0.2 के आसपास कंसंट्रेशन आई, बहुत कम हो गई कंसंट्रेशन बहुत कम होने का मतलब है हमने सोल्यूशन में बहुत पानी डाल दिया, तो उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ये इतनी हो गई। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी यहां से यहां इंक्रीज हुई, कंसंट्रेशन यहां से यहां चली आई, मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम कर दी हमने, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। मोलर कंडक्टिविटी में सिर्फ इतना डिफरेंस आया, इतना, कंसंट्रेशन में इतना डिफरेंस आ गया, मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम कर दी लेकिन मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। लेकिन जनरली हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने पे, मतलब कंसंट्रेशन कम करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन
थोड़ी थोड़ी बढ़ी, ज्यादा नहीं बढ़ी। तो बस आपको यही याद रखना है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम क्या करते हैं, उसकी डाइल्यूशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब हम डाइल्यूशन करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है लेकिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, ज्यादा नहीं बढ़ती। ठीक, अब देखो इसका रीजन क्या होता है। अब देखो इसका रीजन क्या होता है। देखो मैंने यहां यही लिखा है कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज ओनली स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। मतलब जब डाइल्यूशन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ती है, बढ़ती है लेकिन थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक, तो ये हम किस इक्वेशन के थ्रू देख रहे हैं, इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन का यूज करके ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है ये केसीएल का ऐसा क्यों आया, ये यही शो कर रहा है कि थोड़ी थोड़ी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन कम करने से, मतलब डाइल्यूशन करने से। अब देखो ऐसा होता क्यों है, उसका रीजन लिख लो। मैं यहां लिख देता हूं कि दिस इज बिकॉज ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो, अच्छा लिख लो पहले फिर देखते हैं। दिस इज बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट this is because a strong electrolyte is completely dissociated a strong electrolyte is completely dissociated in solution ठीक है, completely dissociated in solution। so the number of ions remains constant। ठीक, so the number of ions remains constant। ठीक है, तो एक पॉइंट लास्ट आप लिखो, एट हायर concentration greater interionic interactions retard the motion of ions, retard the motion of ions। ठीक है, retard the motion of ions and therefore conductance decreases with increase in concentration। ये इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बिहेवियर। ठीक है, तो आपको बताया कि इस इक्वेशन के थ्रू ग्राफ बनाया गया जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो देखा गया कंसंट्रेशन कम करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, ज्यादा नहीं बढ़ती। ठीक, इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है, इसका रीजन ये है कि आपको पता है जब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाएंगे, देखो यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने डाल दिया एक बार, यहां वाटर हमने लिया, उसमें हमने एक बार अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ही बार सारे का सारा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही बार। ठीक है, जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl को मैं यहां डालूंगा, तो जैसे ही KCl को डालूंगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सारे का सारा एक ही बार K प्लस और Cl माइनस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे का सारा एक ही बार। तो अब हम अगर इसकी डाइल्यूशन करेंगे ना, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक बार डाला, एक ही बार कांस्टेंट, जितने आयंस निकलने थे निकल गए। देखो ना, जितने आयंस निकलने थे निकल गए। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, एक बार जितने आयंस निकलने थे निकल गए। अब जब हम क्या करेंगे, इसकी डाइल्यूशन करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले सोल्यूशन की, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे। तो आप ये सोचो, अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा? कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ेगी, तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो भी इंक्रीज नहीं होगी ज्यादा। ठीक, आई समझ आपको? ये याद रखना, क्योंकि
देखो एक बार फिर रिपीट करता हूं, जब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे यहां तो ये एक ही बार आयंस दे देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, एक ही बार जितने आयंस इसने देने दे देगा। और डाइल्यूशन करेंगे ना, यहां से और आयंस नहीं निकलेंगे, क्यों? क्योंकि सारे के सारे आयंस निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो डाइल्यूशन करने पे आयंस बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक, तो वही रीजन है, देखो डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज ही नहीं होंगे। तो यही रीजन है कि डाइल्यूशन करने पे, मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पे, इसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है वो कांस्टेंट है। देखो रीजन में क्या लिखा है, यहां मैंने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिर्फ स्मॉल इंक्रीज होता है मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन के साथ। मतलब जब हम डाइल्यूशन करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की जगह आप कंडक्टेंस भी साथ में लिख सकते हो, मतलब इसकी कंडक्टेंस में थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है डाइल्यूशन करने पे। क्यों? दिस इज बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन सोल्यूशन। इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ आयंस जितने पहले होते हैं उतने ही होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ आयन कांस्टेंट रहते हैं तो डाइल्यूशन करने पे आयंस बढ़ेंगे ही नहीं, आयंस नहीं बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी ही नहीं, कंडक्टेंस जितनी है उतनी ही रहेगी। अब देखो ये जो थोड़ी सी इंक्रीज हुई, ये क्यों हुई? देखो जब डाइल्यूशन की हमने, डाइल्यूशन की तो ये जो थोड़ी सी इंक्रीज हुई ना मोलर कंडक्टिविटी, ये क्यों हुई थोड़ी सी इंक्रीज? ये इसलिए हुई क्योंकि देखो इस तरफ कंसंट्रेशन हाई है, यहां अगर हम देखें तो यहां कंसंट्रेशन हाई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया जब कंसंट्रेशन हायर होती है ना तो आयंस पास पास होते हैं। जब कंसंट्रेशन हाई होती है तो आयंस पास पास होते हैं, तो प्लस और माइनस आयन जो है, जैसे एन के का ले लेना, तो के प्लस और Cl माइनस आयन आपस में इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आयनिक मूवमेंट कम हो जाती है, आयनिक मूवमेंट कम हो जाती है हायर कंसंट्रेशन पे। इस वजह से कंसंट्रेशन जब हायर होती है उस टाइम क्या होता है, जब कंसंट्रेशन हायर होती है उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। आपको समझ में आ गया? ठीक, देखो एक बार फिर रिपीट करना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं कि डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस यहां कांस्टेंट है। ठीक, थोड़ी जो इंक्रीज होती है वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रखें तो वहां आयंस पास पास रहते हैं, आयनिक इंटरेक्शंस हो जाती हैं। आयनिक इंटरेक्शन मतलब आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आयनिक मूवमेंट नहीं होती। अगर आयनिक मूवमेंट नहीं होगी तो कंडक्टेंस नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टेंस होती है आयंस की मूवमेंट की वजह से, तो कंडक्टेंस थोड़ी कम होगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे ना, आयंस दूर दूर हो जाएंगे, आयंस दूर दूर होने की वजह से आयनिक मूवमेंट बढ़ेगी, आयनिक मूवमेंट बढ़ने की वजह से इसकी मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर। तो वही यहां मैंने लिखा है कि यहां आयंस कांस्टेंट रहते हैं, इस वजह से जब हम डाइल्यूशन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ती है। यहां लिखा है एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ग्रेटर इंटर आयनिक इंटरेक्शंस रिटार्ड द मोशन ऑफ आयंस, मतलब इंटर आयनिक इंटरेक्शंस जो होती है, मतलब दो आयंस के बीच में जो फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से आयन का जो मोशन है, आयन की जो मूवमेंट है वो रिटार्ड हो जाती है, वो कम हो जाती है। इस वजह से कंडक्टेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन बढ़ाने से। ठीक है, तो इस वजह से ये जो लाइन है ये ऐसे आई, ये शो कर रही है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन, ये लाइन इधर जा रही है मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है मोलर कंडक्टिविटी घट रही है। देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है मोलर कंडक्टिविटी, देखो सपोज आपको समझ में आ रहा है ग्राफ, जैसे जैसे यहां से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। देखो जैसे इतनी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी, जब कंसंट्रेशन बढ़ के यहां चली गई तो उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ये हो गई, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहां से यहां चली गई। कंसंट्रेशन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी कम हो गई, कंसंट्रेशन को इधर लेके आए, घटने से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ गई। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फाइनली मैं आपको रिपीट करता हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बिहेवियर। ठीक, हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा डाइल्यूशन करने से। ठीक, इसको किस इक्वेशन के आसपास देखते हैं हम, डिबाई-हक्केल-ओनसेगर इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो जब हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं लेमडा एम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ में लाइन ऐसे आती है सीधी। ठीक, लाइन कैसे आती है, ऐसे सीधी लाइन आती है, मतलब कुछ ऐसी आती है। ये लाइन ये शो कर रही है कि
डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है एक ही बार आयन दे देता है, वो आयन कांस्टेंट रहते हैं। ठीक, जितने आयन एक बार दे दिए उतने ही दे दिए, तो आयन्स नहीं बढ़ते। तो होता क्या है कि जब कंसंट्रेशन को हम कम करते हैं, पानी ज्यादा डालते हैं, तो उस टाइम होता क्या, आयन्स थोड़ी थोड़ी दूर हो जाते हैं, आयनिक मूवमेंट थोड़ी सी हो जाती है, तो इस वजह से डाइल्यूशन करने पे थोड़ी सी मोलर कंडक्टिविटी इनकी इंक्रीज होती है। तो फाइनली आप यही याद रखोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे थोड़ी सी बढ़ती है। अब हम चेक करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक, वही हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो अभी हम इसको साफ करते हैं। इसी ग्राफ में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखो यहां अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ड्रा करूं ना, यही इक्वेशन यूज करके अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ड्रा करूं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आता है कुछ ऐसा। ठीक, ऐसा ग्राफ आता है। तो इसमें अगर मैं ये पॉइंट्स लगाऊं, ये ऐसे करके आप लगा सकते हो, ये ग्राफ आता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ यूज करते हैं CH3COOH का ग्राफ है। CH3COH क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये ब्रेक होता है आयंस में। कौन कौन से आयंस निकलते हैं? CH3COO- और H+, ये आयंस यहां से निकलते हैं, लेकिन ये आयंस कम देता है। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर देख के लेक्चर को खत्म करते हैं। अभी आप देखो यहां मैंने लिख दिया है कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बिहेवियर जो है वो क्या होता है, वो हम चेक करने वाले हैं। 1 सेकेंड रुक जाओ। तो अभी आप मुझे एक चीज बताओ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है आयंस ज्यादा देता है। ठीक, तो कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है आयंस कम देता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कम होगी। यही रीजन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कर्व है वो नीचे की तरफ बनाई है। नीचे की तरफ बनाई है क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्टेंस इससे कम होगी। ठीक, इससे कम होगी, स्ट्रॉन्ग से कम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयंस ज्यादा देता है, वीक कम देता है। अब पहले आप एक पॉइंट ऐड करो कि द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, the conductance of weak electrolyte is much lower than that of strong electrolyte। ठीक है, is much lower than that of strong electrolyte at the same concentration। ठीक है, आगे लिखोगे because it dissociates to a smaller extent, as compared to strong electrolyte। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखना है। मैंने आपको बता दिया ये कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है स्ट्रॉन्ग से कम होती है सेम कंसंट्रेशन पे। इसका मतलब है अगर हम 10 ग्राम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें, 10 ग्राम ही वीक इलेक्ट्रोलाइट लें, तो 10 ग्राम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा होगी 10 ग्राम वीक इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक, वही यहां लिखा है कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मच लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट द सेम कंसंट्रेशन। मतलब अगर हम दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की, वीक और स्ट्रॉन्ग, दोनों की कंसंट्रेशन सेम रखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, वीक की कम होगी, बिकॉज इट डिसोसिएट्स टू अ स्मॉलर एक्सटेंट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम डिसोसिएट करता है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयंस देता है सोल्यूशन के अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा देता है। और कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से। जो आयंस ज्यादा देगा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। यहां हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है एग्जांपल लिख लो, वो हमारे पास है एसिटिक एसिड।
हम यहाँ एसिटिक एसिड को वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक, जो हमने यहाँ लिख दिया CH3CO- और H+ आयन यहाँ से मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। ठीक, अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं द कर्व फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हम यहां कौन सा यूज कर रहे हैं, CH3COOH ये यूज कर रहे हैं, shows that इसके लिए जो कर्व आती है वो हमें ये बताती है, shows that there is a very large increase in conductance. There is a very large increase in conductance. ठीक है, with dilution. There is a very large increase in conductance with dilution. आगे आप लिख सकते हो especially at infinite dilution. ठीक, ये वाली। अब देखो एक लाइन और लिखते हैं, यहां साथ में लिख लेते हैं, this is because as the concentration of weak electrolyte is reduced, more of it ionizes. ठीक है, more of it ionizes. आगे आप लिखोगे एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डिक्रीज इन concentration is due to increase in number of ions. Is due to increase in number of ions. ये याद रखना, बस यही हो गया हमारा आज का लेक्चर, इसी को समझना है। देखो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमने कर लिया, अब हम देख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो देखो जब साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन यूज करके ग्राफ बनाया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा आया। जो ग्राफ क्या शो कर रहा है, जो ग्राफ ये शो कर रहा है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। कैसे देखेंगे, देखो जब कॉन्सेंट्रेशन हमारी, ये कुछ ग्राफ यहां से सीधा हो गया, ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा ऐसे। ठीक, हम यहां से चेक करते हैं। देखो जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन यहां से देखो इतनी थी, उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी हमारी यहां थी, इधर 20 के आसपास। जब कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई तो मोलर कंडक्टिविटी कुछ इतनी हो गई। जब कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी हो गई, कुछ इतनी हो गई, देखो ये यहां हो गई, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गई, मोलर कंडक्टिविटी यहां हो गई। ठीक है, देखो आप खुद सोचो कि आपको अगर ग्राफ समझ में आता है ना, तब ही आपको यह समझ में आएगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन जब इतनी थी तो मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी, जब कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई मोलर कंडक्टिविटी इतनी। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां आई, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई। जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई उस टाइम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी यहां से यहां इंक्रीज हुई। जब कॉन्सेंट्रेशन को और डिक्रीज किया, मतलब यहां किया, मोलर कंडक्टिविटी इतनी हुई। जब और डिक्रीज किया, कॉन्सेंट्रेशन को यहां तक लेके आए, मोलर कंडक्टिविटी देखो कितनी बढ़ गई, यहां से यहां तक बढ़ गई। पहले 40 थी, अब 80 हो गई। अब कॉन्सेंट्रेशन को और डिक्रीज किया, और थोड़ा कम किया, तो मोलर कंडक्टिविटी देखो 100 के आसपास हो गई। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो आपने यहां क्या देखा कि जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ रही है। अब देखो यहां से लेके यहां तक इतना डिफरेंस मोलर कंडक्टिविटी में यहां आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन को,
डिक्रीज करने से बहुत ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी की इंक्रीमेंट हो रही है। कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जब हमने डिक्रीज की, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब है डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब है जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन की, उसमें पानी डाला, तो उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब जब कंसंट्रेशन इतनी थी तो इतनी थी, मोलर कंडक्टिविटी यहां थी 20 के आसपास। जब कंसंट्रेशन को हमने 0.2 कर दिया, मोलर कंडक्टिविटी 40 हो गई। जब कंसंट्रेशन को 0.1 कर दिया, मोलर कंडक्टिविटी 80 हो गई। जब कंसंट्रेशन को और कम किया, मोलर कंडक्टिविटी 100 के आसपास हो गई। तो यहां से दिख रहा है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन करते हैं, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को कम करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक, अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर करें तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक, इस ग्राफ से ये समझ में आया। अब हम देखो इसका रीजन समझते हैं। रीजन ये है कि आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो कांस्टेंट आयंस देता है। एक बार डिसोसिएट हो गया, जितने आयंस दे दिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो बात नहीं होती। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH है, ये जब डिसोसिएट होता है ये आयन देता है CH3COO- प्लस H प्लस। ये जब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे थोड़े से आयन देगा। जब हम इसमें पानी ज्यादा डालते रहेंगे, मतलब जब हम इसकी डाइल्यूशन ज्यादा करते रहेंगे, ये आयंस ज्यादा देता रहेगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम डाइल्यूट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस बढ़ाता रहता है। ठीक है, डाइल्यूशन करते रहेंगे, आयंस बढ़ते रहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता। डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट ही रहते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जब डाइल्यूशन करते हैं नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते रहते हैं। ये याद रखना। तो जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर लेंगे, उस टाइम आयंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने का मतलब है कंसंट्रेशन को बहुत कम कर दिया। ठीक, तो यही रीजन होता है कि जब हम कंसंट्रेशन को लेके आते कंसंट्रेशन जब हमारी बहुत कम हो जाती है, यहां पहुंच जाती है, उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 100 के आसपास हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर ली, कंसंट्रेशन बहुत कम कर ली, तो उस टाइम आयंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज होती है। तो वही लिखा है यहां, देखो इसको पढ़ लो आप, बस और कुछ नहीं। देखो यहां लिखा है द कर्व फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH, मतलब ये जो कर्व हमने बनाई है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये क्या शो कर रही है? देयर इज वेरी लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन स्पेशली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब ये शो कर रही है कि बहुत लार्ज इंक्रीज हो रहा है कंडक्टेंस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस में डाइल्यूशन करने पे बहुत लार्ज इंक्रीज हो रहा है। और स्पेशली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच कर रही है बहुत कम में, उस टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है मोलर कंडक्टिविटी। तो वही यहां लिखा है कि स्पेशली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, कंडक्टेंस जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज एज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस्ड। मतलब जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कंसंट्रेशन को कम करने का मतलब है उसमें पानी डालना, मतलब डाइल्यूशन करना। तो आप बोलोगे जैसे ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूशन करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। वही लिखा है, दिस इज बिकॉज एज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस्ड मोर ऑफ इट आयोनाइजेस। ठीक है, जैसे ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, वो उतना ही ज्यादा आयोनाइज होता है, उतने ही उसमें से आयंस निकलते हैं। तो आप खुद सोचो, जब डाइल्यूशन करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ते जाएंगे, तो जितनी ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा कंडक्टेंस वो शो करेगा। तो यही रीजन है कि जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, उस टाइम उसकी मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम दिखती है यहाँ। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लास्ट पे लिखा है इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, कि जो कंडक्टेंस बढ़ती है कंसंट्रेशन डिक्रीज करने की वजह से। देखो कंसंट्रेशन यहां से यहां जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज मतलब डाइल्यूशन करने की वजह से जो कंडक्टेंस इसकी बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। क्यों? क्योंकि उसके सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ जाते हैं, इस वजह से उसकी कंडक्टेंस बढ़ती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा।
तो फाइनली हम इन दोनों पार्ट्स को दो लाइनों में ये बोले कि क्या किया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डिबाय-हक्ल-ओनसेगर इक्वेशन का यूज किया जाता है। ये इक्वेशन, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। आपको बस इतना याद रखना, इन इक्वेशंस का यूज करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ड्रा किया गया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ थोड़ा सीधा आया था, जो ये दिखाता है कि डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, ठीक, जिसका रीजन मैंने आपको बताया। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसा आता है जो ग्राफ ये बताता है कि डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बहुत बढ़ती है, ठीक, जिसका रीजन ये होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी डाइल्यूशन करने पे, उसकी कंसंट्रेशन कम करने पे आयंस ज्यादा निकलते हैं, तो ज्यादा आयंस निकलेंगे तो ज्यादा कंडक्टेंस बढ़ेगी। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो एक लाइन आपको और लिखनी है, ये आप लिख लो इसको अच्छे से। तो लास्ट पे एक लाइन आप ये लिख लो कि जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करती है, मतलब जब हम कंसंट्रेशन, जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसकी हम डाइल्यूशन करते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, हम ऐसा बोलते हैं कंसंट्रेशन जीरो के आसपास हो जाती है। उस टाइम एक चीज होती है, वो आप लिख लो, मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो, व्हेन कंसंट्रेशन approaches to zero, when concentration approaches to zero, ठीक है, approaches to zero, the molar conductivity is called, उस टाइम हम क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम नॉट से। ये याद रखना, जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करती है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जब जीरो को अप्रोच करती है, उस टाइम मोलर कंडक्टिविटी जो आती है ना, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसको लेमडा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक चीज याद रखना, ठीक। तो यहां तक ही हमारा आज का लेक्चर रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको सब क्लियर हुआ होगा। इसको लिख लो एक बार, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम कल मिलेंगे, कल हम करेंगे कोलरोच लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इस लेक्चर को थोड़ा थोड़ा करके देखो, प्रॉब्लम आती है पूछ लो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।